नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी जनमंच पर। हिंदी वाणी जन की वाणी। आज बात करेंगे काल विभाजन की, किस तरीके से हिंदी साहित्य में काल विभाजन हुआ, हिंदी साहित्य के इतिहास का, उन सारी चीज़ों को लेकर के काल विभाजन के विषय में बात करेंगे। देखेंगे विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा जो हिंदी का काल विभाजन किया गया, जैसे ग्रियर्सन हैं, मिश्र बंधु हैं, आचार्य शुक्ल जी हैं, अजय प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कौन कौन से लोगों ने किस तरह से काल विभाजन किया। फिर आगे बात करेंगे आदिकाल का किस तरीके से नामकरण हुआ, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ क्या रही, आदिकाल का रचना कैसी क्या रही, किस तरीके से कौन कौन सी विशेषताएं उसमें रही, क्या स्वरूप रहा, इन सारी चीज़ों को लेकर के उपस्थित हैं और इन सारी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं काल विभाजन के आधार पर कि हिंदी साहित्य के इतिहास का कैसे क्या रहा, किस तरीके से इनका नामकरण हुआ। तो देखिए, सबसे पहले जैसे काल और समय के आधार पर कालों को क्या क्या कहा गया। हिंदी साहित्य में तो आदिकाल कहा गया, पूर्व मध्यकाल कहा गया, उत्तर मध्यकाल कहा गया, आधुनिक काल कहा गया। इसके अलावा प्रवृत्ति के आधार पर वीर गाथा काल कहा गया, भक्ति काल कहा गया, रीतिकाल कहा गया, गद्य काल कहा गया। फिर नंबर 3 है साहित्यकार के आधार नाम के आधार पर, जैसे भारतेंदु युग होता है, द्विवेदी युग होता है। फिर है सुधार आंदोलन के आधार पर, जैसे जागरण, पुनर्जागरण, जागरण, सुधार काल। तो इस तरीके से जो ये आधुनिक काल में आ जाता है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें देखी जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको ध्यान देंगे कि कैसे क्या रहा। देखिए, आदिकाल जो वीर गाथा काल रहा वो सारा कुछ रहा, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल रहा, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल रहा और आधुनिक काल तो जानते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें रही। अब बात करते हैं विभिन्न इतिहासकारों द्वारा किया गया हिंदी साहित्य का काल विभाजन। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी की। ग्रियर्सन जी ने हिंदी साहित्य का जो है पहला इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने लिखा। इसमें गार्थादत्त तासी के बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा वो महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने जहाँ जो चारण काल लिखा, चारण काल जो 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। फिर है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय 1500 से 1600। फिर है इन्होंने कहा, फिर मुगलों के द्वारा जो भक्ति साहित्य आया मुगलों के समय, उसको मुगल दरबार कह दिया गया। तुलसीदास को इन्होंने अलग रखा। रीत काव्य 1580 से 1692। फिर है तुलसी के अन्य परिवर्ती कवियों को उन्होंने कहा। फिर उन्होंने 18वीं शताब्दी कंपनी के शासनकाल में हिंदुस्तान 1800 से 1857, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। यानी एक तरीके से ये जो है उन्होंने उस सदी में जो महत्वपूर्ण रहा चीज़ें उसके नाम पर उसको कह दिया गया। किसी शासक के नाम पर कर दिया तो किसी समय के आधार पर कर दिया। तो इस तरीके से जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो है उसका नामकरण किया। फिर बात करते हैं मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया जो काल विभाजन था। देखिए, मिश्र बंधुओं ने जो है काल विभाजन जो है किया, उसमें उन्होंने आरंभिक काल आदिकाल को माना, ठीक है, भक्ति काल को माध्यमिक काल का माना और अलंकृत काल ऋतुकाल को माना, वर्तमान काल जो है आधुनिक काल को माना, परिवर्तन काल इसमें कहा इन्होंने। तो आरंभिक काल को पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक, 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत इन्होंने आरंभिक काल यानी जो आदि काल था उसको कहा। इसके अलावा इन्होंने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा। इसमें ये पहले पूर्व माध्यमिक काल और इसमें प्रौढ़ माध्यमिक काल या उत्तर आरंभिक काल जो है इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। यानी आरंभिक काल एक तरीके से, आरंभिक काल के बाद का समय जो भक्ति काल आया तो उसको उत्तर आरंभिक काल, ठीक है। इसमें भी पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक यानी माध्यमिक काल एक तरीके से कहते हैं भक्ति काल को। फिर अलंकृत काल यानी रीत काल को अलंकृत काल कहा। किसने? मिश्र बंधुओं ने। पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत 1681 से 1790 विक्रमी संवत और उत्तर काल 1791 से 1879 विक्रमी संवत। फिर परिवर्तन काल यानी जो आधुनिक साहित्य में जो परिवर्तित हो 1879 से 1925 विक्रमी संवत। और इन्होंने आधुनिक काल यानी वर्तमान काल भी इसका नाम दिया 1925 विक्रमी से अब तक जो चल रहा है वो किया गया। तो मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया जो काल विभाजन है उससे रिलेटेड भी बहुत सारे कई सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है।
तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में इन्होंने लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने जो है आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, जिसकी समय सीमा इन्होंने बताई 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। फिर इन्होंने पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल बताया, फिर 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल बताया, 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी। आधुनिक काल यानी आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा, 1900 विक्रमी से अब तक जो है इन्होंने इसका रचना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। देखिए इनका एक ग्रंथ है, रचना है इनकी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में। इसमें इन्होंने जैसे लिखा है कि अलग अलग कालों को अलग अलग उसमें बताया है। देखिए पहले संधि काल, जैसे संधि काल उन्होंने विक्रम संवत 750 से 1000 विक्रमी। फिर चारण काल उन्होंने कहा 1000 विक्रमी से 1350। आदिकाल को 2 चरणों में बांट दिया। फिर भक्ति काल को कहा है 1375 विक्रमी से जो 1700 विक्रमी का समय है उसको भक्ति काल से, रीति 1700 से विक्रमी से 1900 विक्रमी का रीति काल, और 1900 विक्रमी से अब तक जो है इन्होंने आधुनिक काल बताया है। तो इस तरीके से रामकुमार वर्मा का इस तरीके से बांटना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आचार्य हजैब प्रसाद द्विवेदी जी को, जो कि हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी इनका ग्रंथ है। इसमें इन्होंने आदिकाल को आदिकाल कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो आचार्य हजैब प्रसाद द्विवेदी ने। 10वीं से 14वीं शताब्दी के आसपास का इनका जो है ये समय है। फिर भक्तिकाल 14वीं से 16वीं शताब्दी का समय, फिर रीतिकाल 16वीं से 19वीं शताब्दी मध्य तक, और फिर आधुनिक काल 19वीं शताब्दी मध्य से अब तक। ये सारी चीज़ें जो हैं आचार्य हजैब प्रसाद द्विवेदी जी ने बताई हैं। फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त की बात करते हैं। इनका जो है प्रथम भाग 1964 और द्वितीय भाग 1965 ईस्वी में ये आया। इसमें इन्होंने प्रारंभिक और शून्यकाल 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक बताया। फिर मध्यकाल 1350 से 1857 ईस्वी तक। फिर पूर्व मध्यकाल यानी अब उत्कर्ष काल कहा, पूर्व मध्यकाल जो उत्कर्ष काल कहा उसको 1350 से 1500 ईस्वी, और मध्यकाल चरमोत्कर्ष काल 1500 से 1807 ईस्वी। फिर इन्होंने जो है यानी ये पूछा जाए प्रारंभिक काल किसने कहा तो डॉक्टर जयपन चंद्र। फिर आधुनिक काल को 1857 से 1965 यानी अब तक बांटा है इन्होंने। इसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। तो भारतेंदु युग 1857 से 1900, द्विवेदी युग को 1900 से 1920, छायावाद को 1920 से 1937, प्रगतिवाद को 1937 से 1945 और प्रयोगवाद को 1945 से 1965। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे इन्होंने चीज़ों को बांटा। तो ये गणपत चंद्र गुप्त जी रहे। फिर बात करते हैं अगले जो इतिहासकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। देखिए हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 10 खंडों में 1973 ईस्वी में। फिर आदिकाल 7वीं शताब्दी मध्य से इन्होंने आदिकाल को माना। फिर 14वीं शताब्दी मध्य तक 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक ये सारी चीज़ें इन्होंने आधुनिक काल के अंतर्गत समय सीमा इसकी बताई। फिर भक्तिकाल, देखिए भक्तिकाल 14वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी मध्य तक, रीतिकाल 17वीं शताब्दी मध्य से 19वीं शताब्दी मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी मध्य से अब तक। तो पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी, जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी युग कहा इसको इन्होंने 1900 से 1918। फिर छायावाद 1918 से 1938, छायावादोत्तर काल 1938 से अब तक। ये सारी चीज़ें इन्होंने जो है बताई हैं। फिर प्रगति और प्रयोगवाद का काल, देखिए 1938 से 1953 इन्होंने प्रयोगवादी काल। फिर नवलेखन काल को 1953 से जो है अब तक जो है इन्होंने नवलेखन काल कहा। तो नवलेखन काल किसने कहा, नाम दिया, ये बताएंगे डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह को, जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा
तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। समय सीमा का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। फिर भक्तिकाल को 1400 से 1650 ईस्वी तक बताया। रीतिकाल को 1650 से 1857 ईस्वी, और आधुनिक काल को भी इन्होंने समय का इसका उल्लेख नहीं किया है। तो जो जगहों पर समय का उल्लेख नहीं तो अपभ्रंश और आधुनिक में। फिर आगे बढ़ते हैं। नागरी पिचाणी सभा काशी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखेंगे। इनका हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, ये 18 खंड हैं, ठीक है। 16 खंड इसके प्रकाशित हो पाए, जिसमें आदिकाल, वीरगाथा काल, विक्रमी संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल इसको भक्तिकाल 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल 1700 से 1900, और आधुनिक काल यानी गद्यकाल 1900 से अब तक, ठीक है। तो 1843 से 1900 तक का जो है इन्होंने संक्रांति काल इसको कहा है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि पुनर्जागरण काल इन्होंने भारतेंदु युग कहा। पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी, जागरण सुधार काल द्विवेदी युग 1900 से 1918, छायावाद 1918 से 1936, प्रगतिवाद 36 से 43, प्रयोगवाद 43 से 52, और नई कविता 52 से 60 तक, 52 से 60 तक। और फिर उसके बाद साठोत्तरी कविता आती, साठोत्तरी कविता 1960 से 1990 तक। समकालीन कविता 1990 से अब तक जो है समकालीन कविता इसमें देखी जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, इस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे और ये थोड़ा ध्यान देंगे। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आदिकाल के नामकरण को। देखिए ग्रियर्सन ने जो है आदिकाल को क्या कहा, चारण काल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है इसको वीरगाथा काल कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, जैसे विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तलता, कीर्त पताका, कुमार रासो, विजयपाल रासो। तो विजयपाल रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, पलमाल रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली। तो ये आदिकाल का नामकरण इस तरीके से हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं कि मिश्र बंधुओं ने जो है आरंभिक काल कहा। मिश्र बंधुओं ने जो है आरंभिक काल इस चीज़ को कहा है। गणपत चंद्र गुप्त जी ने प्रारंभिक काल कहा है या शून्य काल कहा है। डॉक्टर रामचंद्र रामकौर वर्मा ने संधि काल और चारण काल कहा है, पीछे पड़े हम लोग। गुलेरी जी, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी अपभ्रंश काल और पुरानी हिंदी का काल इनको कहते हैं। हजैब सर द्विवेदी महत्वपूर्ण है आदिकाल, और यही सर्वाधिक मान्य है, यानी आदिकाल जो बोला जाता है वो हजैब सर द्विवेदी जी ने ही इसको नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल कहते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी वीर काल कहते हैं। हरिश्चंद्र वर्मा संक्रमण काल कहते हैं। रविचंद्र वर्मा और रामखिलान पांडे दोनों जो है संक्रमण काल इसको कहते हैं। रसाल जी, रमाशंकर शुक्ल रसाल अंधकाल या बाल्यावस्था का काल कहते हैं किसको, आदिकाल को। इसके अलावा मोहन अवस्थी जी ये आधार काल कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी सिद्ध सामंत युग कहते हैं। मायाप्रसाद द्विवेदी जी बीज वपन काल कहते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल कहते हैं। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ इसको अंधकार काल कहते हैं, और वासुदेव सिंह इसको उद्भव काल कहते हैं। तो ये एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को बहुत जानना आवश्यक है। देखिए डॉक्टर आचार्य हजैब सर द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग कहा है। नोट पॉइंट है, हजैब सर द्विवेदी जी ने ही आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग कहा है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा है, आदिकाल को अनिर्दिष्ट, जैसे वीर गाथा काल तो कहा है, साथ ही साथ कहा है कि अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का ये युग है। देखिए आदिकाल की समय सीमा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताई, जैसे ग्रेयर्सन ने 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना है इन्होंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना है, यानी यही सर्वाधिक मान्य जो है मत। इसके अलावा गणपत चंद्र गुप्त 1184 ईस्वी से 1350, डॉक्टर नगेन 650 से 1385 ईस्वी, आचार्य हजैब सर द्विवेदी 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। तो इसमें सर्वाधिक जो मान्य मत है वो आचार्य शुक्ल का ही है, 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक।
फिर आदिकाल और हिंदी का पहला कवि कौन कौन किसने क्या माना है, तो देखिए शुक्ल जी के अनुसार, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार उन्होंने जो है, आचार्य शुक्ल के अनुसार मुंज या भोज को ये पहला कवि मानते हैं। गुलेरी जी मुंज को मानते हैं। शिव ठाकुर शिव सिंह सेंगर जो है पुष्य या पुंड को मानते हैं। मिश्रबंध पुष्य या पुंड को मानते हैं। आचार्य हुजैब साहब अब्दुल रहमान को मानते हैं। अब्दुल रहमान का दूसरा नाम अधमाड़ भी है। रामकुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। बच्चन सिंह विद्यापति को मानते हैं। गणपत चंद्र शालभद्र सूर्य को मानते हैं। राहुल संकीर्तन सरापाय सरोज वज्र को मानते हैं। देखिए शुक्ल जी जो है उनको भी मानते हैं। पृथ्वीराज रासों के रचयिता जो हैं उनको भी जो है ये मानते हैं। चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासों के रचयिता जो चंद्र बरदाई हैं उनको जो है पहला कवि भी शुक्ल जी ही मानते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आदिकाल हिंदी की पहली रचना को। आदिकाल और हिंदी की पहली रचना देखिए, सबसे पहले 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य जो है आचार्य देवसेन कृत जो जैन कवि थे उनके अनुसार लिखी गई श्रावकाचार्य ये रचना, ये रास साहित्य। इस रचना में 250 दोहों छंद है जिसमें श्रावक और गृहस्थ धर्म का वर्णन है, यानी एक उपदेशात्मक रचना है। भाषा जो है इसकी अपभ्रंश प्रभावित है पुरानी हिंदी और ये मुक्तक छंद में है, मुक्तक रूप में है। इसका काव्य रूप जो है वो मुक्तक है। तो आदिकालीन हिंदी की पहली रचना किसने कौन सी मानी जाती है? श्रावकाचार्य 1933 ईस्वी में लिखा गया ये ग्रंथ है। फिर आदिकाल की सामान्य विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए भाव पक्ष संबंधी विशेषताएं। भाव पक्ष जैसे वीरों की गाथाओं का वर्णन, युद्धों का सजीव चित्रण, श्रृंगारिकता, प्रकृति का आलंबन एवं उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण किया गया है। रासो ग्रंथों और दरबारी साहित्य की इसमें प्रधानता है। कला पक्ष से संबंधित विशेषताएं हैं। प्रबंध व मुक्तक दोनों तरीके की रचनाएं हैं। डिंगल और पिंगल शैली को माना गया है, यानी डिंगल क्या है? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, और पिंगल क्या है? अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा, डिंगल व पिंगल। फिर है दोहा, चौपाई, छप्पय, त्रोटक, गाथा, आल्हा छंदों की प्रधानता। प्राय सभी शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का प्रयोग है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। अति उत्पत्ति, अतिशयोक्ति, श्लेष, उपमा, यमक, अनुप्रास आदि अलंकारों का लगभग सभी में इसमें प्रयोग कहीं ना कहीं दिखता है। आदिकालीन साहित्य में कई तरीके का साहित्य इसमें लिखा गया। फिर चलिए आदिकालीन की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। देखिए राजनीतिक स्थिति भी उस समय थी, जैसे केंद्रीय सत्ता का अभाव तो था ही। छोटे छोटे प्रदेशों, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे राज्य, ठीक है। राजनीतिक स्थिति तो राजाओं की संकीर्ण मानसिकता से वे अपने छोटे से भूभाग को ही देश समझते थे। फिर आर्थिक स्थिति, देखिए आर्थिक स्थिति भी मध्य व निम्न वर्गों की दयनीय स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, दयनीय स्थिति थी। व्यापार प्रणाली का कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। अधिकांश कृषि और मजदूरी पर ही आश्रित थे। फिर समाज में छुआछूत का बोलबाला था। पितृसत्तात्मक परिवार थे। नारियों की दयनीय स्थिति, हिंदू और मुसलमानों परस्पर वैमनस्यता, इसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव दिखता है रचनाओं में। धार्मिक पृष्ठभूमि में मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, ब्रह्माडंबरों का बोलबाला था। हिंदू धर्म पतन की तरफ, मतलब एक तरीके से हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से इस्लाम का आक्रमण उस समय हुआ और ये सारी चीज़ें रहीं, तो इसमें कहीं ना कहीं कमियां दिखती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। चलिए वीडियो को आज यहीं पर विराम देते हैं और आगे जो है हम साहित्य पर इसके विचार विमर्श करेंगे, जैसे रासो साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, जैन साहित्य, इस पर चर्चा करेंगे आगे। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर जो है विराम देते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हिंदी जनमंच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हिंदी जनमन को इजाज़त दीजिए। हिंदी वाणी जन की वाणी। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।